MCQs की बात करते हैं, जिसमें MPCHO, ESIC, DSSB, नोरसेट एंड RRB के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिपीटेड MCQs के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब ये MCQs जो है ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQs हैं और ये इसीलिए इस सीरीज़ में इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी जो आने वाले हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इन MCQs को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ कोई भी आपको ऐसा फालतू MCQ नहीं मिलेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में ना आए या फिर आपको हेल्पफुल ना हो। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। तो हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज़। मीन्स हैंड वॉशिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है या पार्ट होता है वो क्या होता है। तो हमारे इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टाइम, बी टाइप ऑफ सोप, सी सरफेस टेंशन या डी फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात करते हैं हैंड वॉशिंग की, तो हैंड वॉशिंग पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि किस कारण से करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये जो हमारी होती है डिसइंफेक्ट, जो कि हमारे हैंड्स होते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं उन्हें किल करने के लिए करते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन इसका रहने वाला आंसर रहने वाला है वो है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हैंड वॉशिंग के लिए, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर ले और इसे हमेशा याद रखें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन। मीन्स जो इन्फेक्शियस वेस्ट है जो कि नॉन शार्प है, मीन्स नुकीला नहीं है, वो किस बैग में या बीन में हम कलेक्ट करते हैं। तो आपको अगर हम बात करें तो ये होता है हैजार्डियस वेस्ट और नॉन हैजार्डियस वेस्ट के कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो BMW हमारा होता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसके मैनेजमेंट के लिए ये बीन्स यूज़ किए जाते हैं जिसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। ये 4 कैटेगरीज में हमारे इस BMW के को क्लासिफाई किया गया है या सेग्रीगेशन को क्लासिफाई किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है रेड, ब्लैक, ब्लू एंड हमारा 4th ऑप्शन है येलो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये आप कमेंट, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर हम अब उसको डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जो नॉन इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस से ही आप ध्यान रखिए कि ये पहले तो जाएगा येलो बीन में, और नॉन शार्प है क्योंकि वैसे तो शार्प जो आइटम्स होती है उन्हें हम वाइट वाले बीन में डिस्कार्ड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं। और यहाँ पर नॉन शार्प की अगर बात हुई है तो नॉन शार्प और इन्फेक्शियस दोनों आ गया तो ये येलो बीन में जाएगा। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन से बीन में क्या चीज़ें जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे येलो बीन की। तो येलो बीन में हमारा चला जाएगा ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो जाएगा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। अब एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है? यह होता है जो कि रिसर्च के लिए यूज़ होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी इसमें जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट। अब साइटोटॉक्सिक वेस्ट में क्या चीज़ें आएगी? साइटोटॉक्सिक वेस्ट में कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो कि होती है जैसे कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन्स। अब कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती है जो कि कैंसर के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। अब और हम येलो की बात करें, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है BMW में वो येलो बीन का ही होता है। तो येलो में अगर हम और बात करें तो हमारा आ जाता है ब्लड बैग,
उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड अदर लैब मटेरियल मीन्स इन्फेक्टेड लैब मटेरियल, लेबोरेटरी मटेरियल जो होते हैं वो। उसके बाद अगर हम बात करें वैक्यूम टेनर्स जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्टेड वैक्यूम टेनर जो कि ब्लड के कंटेनर होते हैं, ब्लड के जो कलेक्ट करने के लिए जो होती है वैक्यूम टेनर वो। वैसे ही सारी जो इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं वो हमारे येलो में जाती है। अब हम अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इस येलो बैग के जो कचरा होता है या वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस येलो बैग में जो वेस्ट होता है उसे इनसिनरेशन किया जाता है। अब इनसिनरेशन का मतलब होता है कि इसे जलाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसे जलाया जाता है, इसकी राख बना दी जाती है जो कि 1050 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इनसिनरेशन में होता है। अब हम चलते हैं रेड बिन की ओर। तो हमारा जो रेड बिन है, इस रेड बिन में सारी ट्यूबिंग्स, रबर और प्लास्टिक आइटम्स आती है। अब अगर बात करें कौन सी ट्यूबिंग्स, कौन सी प्लास्टिक बैग्स और कौन सी ट्यूबिंग्स आती है, तो अगर ट्यूबिंग्स की बात करें तो टीटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, ये सभी ट्यूब्स इसमें आती हैं। रबर्स की बात करें तो रबर आइटम भी सारे इसी में आ जाएंगे। प्लास्टिक्स की बात करें तो हमारे जितने भी आईवी बोटल्स होती हैं जो कि एनएस, डीएनएस, ये सभी बोटल्स होती हैं जो कि प्लास्टिक की होती है, वो इस रेड में जाएगी। उसी के बाद अगर बात करें आईवी ट्यूबिंग की, आईवी ट्यूबिंग इसी में चली जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सिरिंज विदाउट नीडल, क्योंकि जो नीडल होती है वो हमारे और किसी बिन में जाएगी जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेड में चली जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ब्लू की, तो ब्लू में हमारे सारे चले जाएंगे मेटेलिक आइटम्स एंड, तो हमारे एक तो मेटेलिक आइटम्स जाते हैं जो कि रेड में जाते हैं, और हमारे जो कांच के सारे आइटम्स होते हैं, ग्लास आइटम्स, वो भी सारे किस में जाएंगे, हमारे ब्लू में। तब कांच के आइटम्स में हम बात अगर करें तो हमारे जो एम्प्यूल्स होते हैं और वाइल्स होती है वो भी हमारी इसी में चली जाएगी। उधर मेटेलिक आइटम्स हैं, अगर हम बात करें इम्प्लांट्स जो कि बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं, जैसे हमारी रोड्स हो गई, ये सारे मेटेलिक आइटम्स भी हमारे चले जाएंगे ब्लू में। हम चलते हैं अगले हमारे बिन की ओर। तो हमारा अगला बिन होता है वाइट बिन। तो वाइट बिन में क्या चली जाएगा, ऑल शार्प आइटम्स। अब शार्प आइटम्स में कौन सी आइटम्स आती है, वो आइटम्स जो कि नुकीली होती है, जिसमें कि जैसे अगर हम बात करें तो हमारी आईवी जो कैन्यूला होता है, कैन्यूला का स्टाइलेट और उधर सारी नीडल्स, और अगर बात करें जो हमारे सारे जो टेस्ट लिए जाते हैं या टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि उधर हमारी जो भी बायोप्सी नीडल्स होती हैं, बायोप्सी नीडल्स वो भी शार्प आइटम्स में आती है। और अगर हम बात करें तो हमारा जो लंबर पंक्चर नीडल होती है वो नीडल। तो इसी प्रकार की शार्प जो आइटम्स होती है वो सब हमारी वाइट में चली जाती है। तो हमारा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है येलो बिन। आप समझ गए होंगे कि इन्फेक्टेड जो नॉन शार्प आइटम है, अगर शार्प होती तो आप बताइए किस चीज़ में जाती, शार्प होती तो ये वाइट में जाती। रबर की अगर होती तो रबर की अगर आइटम होती तो रेड में जाती, आर फॉर रबर, आर फॉर रेड, या फिर प्लास्टिक की होती फिर भी रेड में जाती। और अगर ये आइटम मेटेलिक होती या ग्लास की होती तो ये किस चीज़ में जाती, ये जाती हमारी ब्लू में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी जो कि येलो बिन।
हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रेन ग्रोथ इज एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग, मीन्स ब्रेन ग्रोथ जो हमारी होती है वो कब उसके मैक्सिमम या कब उसके पीक पर होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर बी इन्फेंसी, ऑप्शन नंबर सी टोडलर एंड ऑप्शन नंबर डी स्कूल गोइंग। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि इनमें से हमारा आंसर क्या रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्फेंसी। जो इन्फेंसी होती है अब अपन डिस्कस वो उस समय हमारे ब्रेन की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अदर ऑप्शंस की ओर। पहले तो हम इन्फेंसी की बात करें, इन्फेंसी किस एज तक होती है। इन्फेंसी होती है 1 मंथ टू 1 ईयर। अब 1 मंथ तक क्या होता है, 1 मंथ तक होता है नियोनेट। 1 मंथ टू 1 ईयर तक हमारा होता है इन्फेंट या इन्फेंसी एज। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो कि यहाँ ऑप्शन में है, तो ये हमारा 0 से लगाकर 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। हम बात करें टोडलर एज की, तो हमारी जो टोडलर एज होती है वो होती है 1 से लगाकर 1 से 3 ईयर तक। अब नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स लेकिन हम बात कर लेते हैं, टोडलर के बाद हमारा आता है प्री स्कूल गोइंग एज। प्री स्कूल गोइंग एज, तो ये जो हमारी एज होती है ये होती है 3 से लगाकर 6 साल तक। अब नेक्स्ट हमारा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल गोइंग, तो हमारी जो स्कूल गोइंग एज होती है वो होती है 6 से लगाकर 12 साल तक। अब 12 से लगाकर जो हमारी 17 तक होती है वो होती है हमारी 12 से 17 तक एडोलेसेंट एज होती है। तो फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का तो वैसे भी आंसर हमने बता ही दिया है, इन्फेंसी आएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है द आइडियल पेल्विस फॉर चाइल्ड बियरिंग इज। तो फ्रेंड्स द आइडियल पेल्विस ऑफ चाइल्ड बियरिंग के हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेपॉइड, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिपॉइड, ऑप्शन नंबर सी गाइनेकॉइड एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है एंड्रॉइड। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पेल्विस जो चाइल्ड बियरिंग मीन्स बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे अच्छा पेल्विस कौन सा होता है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पेल्विस माना गया है वो है गाइनेकॉइड। गाइनेकॉइड जो पेल्विस होता है वो चाइल्ड बियरिंग के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। अब अगर हम बात करें अदर पेल्विस की, तो हमारा जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पेल्विस किस में पाया जाता है, एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है वो मेल्स में पाया जाता है। और जो गाइनेकॉइड होता है ये फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में होता है इसीलिए तो यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग की बात हुई है, और ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये सही हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 क्रोमोसोम कंटेंट्स, मीन्स क्रोमोसोम में क्या कंटेंट होता है, क्रोमोसोम कंटेंट। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए डीएनए, बी आरएनए, सी बोथ या डी नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डीएनए। जो डीएनए होता है ये हमारी जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक जो हमारे क्वालिटीज़ होती है उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है और जीन्स की सहायता से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड डीएनए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो नॉन एज, मीन्स एडिपोज टिश्यू को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बोन टिश्यू, बी सिलिएटेड सेल, मीन्स ए है बोन सेल, बी सिलिएटेड सेल, सी फैट सेल एंड डी नर्व सेल। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि एडिपोज टिश्यू को क्या कहा जाता है, तो एडिपोज टिश्यू जो कि कंटेंट अपने अंदर रखता है वो होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट या फैटी टिश्यू।
अगर हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट से ही मैक्सिमम पार्ट बना हुआ होता है, या फैट ही मतलब डिपॉजिट करके रखता है, इसलिए अपने पास डिपोजिशन करके रखता है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा सी, फैट सेल। एडिपोज टिश्यू को फैट सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है बॉडी में। हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी विटामिन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रोटीन होता है वो एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हमारी वेसल्स से में पानी को अंदर खींचे रखता है, या जो कि हमारे फ्लूइड को अंदर बनाए रखता है, जो कि वेसल से बाहर नहीं जाने देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जिसके कारण हमारा प्लाज्मा वेसल्स के अंदर रहता है। वहीं अगर बात करें प्रोटीन में भी, तो कौन सा वाला प्रोटीन हमारा जो है, कौन सा प्रोटीन का टाइप है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखता है, तो इसमें मोस्ट कॉमन हमारा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पर आप बिना देखें ऑस्मोटिक प्रेशर को टिक कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पर तो हमारा आंसर तो ए चला गया। अब हम बात करते हैं फैट के बारे में। फैट जो हमारा होता है वो भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है फैट। और अगर हम बात करें फैट की, तो फैट हमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी भी देता है। फैट से हमें मिलती है 9 किलो कैलोरीज एनर्जी। फैट के 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी एनर्जी का या ग्लूकोज का एक बहुत ही बेस्ट सोर्स होता है, और हम अपनी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को ही कंज्यूम करते हैं। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत 2 से 3 प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड मोनोडाई एंड पॉलीसेकेराइड। अब हम अगर बात करें मोनोसेकेराइड की, तो अब हम मोनोसेकेराइड पर अगर बात करें, तो जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें आते हैं हमारे इसकी फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिक याद करें तो आप याद कर सकते हैं M फॉर माय, उसके आगे GFG, ये इसकी ट्रिक हो सकती है। निमोनिक के रूप में आप याद कर सकते हैं, माय से आ जाएगा मोनो, GF मतलब मेरी GFG, तो GFG से हम याद करेंगे हमारे मोनोसेकेराइड्स। G से हमारा आ जाएगा ग्लूकोज, F से आ जाएगा हमारा फ्रक्टोज, और उधर जो G है उससे आ जाएगा हमारा गैलेक्टोज। तो इसके हमारी क्या ट्रिक थी फ्रेंड्स, माय GFG, ये मोनोसेकेराइड की ट्रिक हो जाएगी। अब हम चलते हैं डाइसेकेराइड की ओर, तो जो हमारा डाइसेकेराइड होता है इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी DSLM। तो D से हमारा D हो जाएगा, और SLM जो है SLM से हमारा हो जाएगा, हम इस टाइप से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। S से हो जाएगा हमारा सुक्रोज, SLM, S से हमारा हो जाएगा सुक्रोज, L से हो जाएगा लेक्टोज, और M से हो जाएगा माल्टोज। तो ये DSLM जो हमारा होता है ये डाइसेकेराइड होता है। D से डाई, SLM, S से सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज। तो ये जो डाइसेकेराइड होता है, डाई यानी 2 होता है, तो मोनोसेकेराइड के जो 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं वो डाइसेकेराइड होते हैं। अब हम चलते हैं पॉलीसेकेराइड की ओर, तो जो पॉलीसेकेराइड होता है
पोली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा या बहुत सारे। तो जो मोनोसेकेराइड की बहुत सारी या 2 से ज़्यादा यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड के हमारे एग्जाम्पल्स होंगे सेल्यूलोज एंड स्टार्च। तो ये हमारे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम जो ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखिए ताकि आपके अदर क्वेश्चंस भी इनसे बने, क्योंकि हमारा ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी ये इंपॉर्टेंस रहेगी कि आपके एक क्वेश्चंस के साथ अदर क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और आपके सोल्व हो। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो था विटामिन। तो विटामिन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होते हैं। विटामिन आपको पता होगा फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स के विटामिन है, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो हम अगर इन फैट और वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो हमारा फैट सोल्यूबल होता है वो ए, डी, ई और के ये होते हैं, और वाटर सोल्यूबल की बात करें तो बी एंड सी होते हैं। अब अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो एडे का भी याद कर सकते हैं या कीड़ा याद कर सकते हैं, के ई डे कीड़ा, ए डी ई के, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब फैट सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? फैट सोल्यूबल वो विटामिन जो फैट में ही डाइल्यूट होते हैं, वो पानी के साथ डाइल्यूट नहीं होंगे। वैसे ही अगर वाटर सोल्यूबल की अगर हम बात करें तो जो वाटर सोल्यूबल है वो वाटर के साथ हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं और बॉडी से वॉश आउट भी हो जाते हैं तो हम अगर एडीई के की बात करें, एडीई के हमारे क्या थे? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हम अगर इनके बॉटनिकल नेम्स की बात करें या केमिकल नेम की बात करें तो हमारे ए है रेटिनॉल, डी है कैल्सीफेरॉल, ई है टोकोफेरॉल और हमारा के है फाइलोक्विनोन। ये हमारे एडेक हो जाएंगे। और अगर हम बात करें बी में तो बी जो हमारा होता है, बी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसमें कि सिर्फ एक नहीं होता। बी में हमारा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 इतने प्रकार के हमारे बी में विटामिन होते हैं। वहीं अगर हम सी की बात करें तो विटामिन सी जो कि जिसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अब अगर बात करें विटामिन सी की डिसीज़ के बारे में, इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? जिससे होती है स्कर्वी नामक बीमारी, जो कि हमारे मसूड़ों में होती है, मसूड़ों की बीमारी है। विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स हमारा ऑरेंज होता है या फिर सिट्रस या खट्टे फल। अब हम अगर बात करें विटामिन ए की तो जो विटामिन ए होता है किससे संबंधित होता है? विटामिन ए आँखों की सारी बीमारियों से संबंधित होता है। गाजर, और रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो गाजर हमारा हो सकता है, दूध हो सकता है, अंडा हो सकता है, इसके रिचेस्ट सोर्स है। डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन होता है और यह हमें सनलाइट से डायरेक्ट मिल सकता है जो कि हमारी स्किन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें ई की तो ई जो होता है, ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन के की तो विटामिन के है जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? फाइलोक्विनोन। तो जो फाइलोक्विनोन या विटामिन के होता है ये हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कमी से ब्लड या रक्त का थक्का नहीं जमेगा या ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे ये सारे ऑप्शंस जिनको हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? मीन्स मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो है रॉबर्ट कोच,
बी है हमारा एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर एंड डी लिस्टर। तो लिस्टर तो जो हमारे लिस्टर से पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि लिस्टर यहाँ से कोई संबंध नहीं रखता है। अब हम अगर बात करें हमारे बाकी ऑप्शंस की, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर। बात करें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की, तो लुइस पास्चर। अब लुइस पास्चर ने और क्या किया, लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की। पास्चुराइजेशन क्या होता है, दूध को बॉइलिंग करने की एक प्रक्रिया होती है जिससे कि बैक्टीरियाज को मारा जा सके, वो पास्चुराइजेशन होता है, लुइस पास्चर ने दिया था। अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो था, रॉबर्ट कोच जी ने क्या किया था, इन्होंने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए टीबी को कोच डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है, रॉबर्ट कोच। वहीं अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर, तो जो हमारे एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन टर्म दिया और